हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डे नंबर 33, जिसमें हम अपनी सेकंड बुक कंप्लीट करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने अपने फर्स्ट बुक पार्टनरशिप को कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे लॉन्ग क्वेश्चंस, बेसिक कंसेप्ट सब कुछ हमने कर लिया था। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखो, इस बुक में आपके पास दो ही चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड सेकंड चैप्टर है डिबेंचर। दोनों ही चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मार्क्स स्कोरिंग है। तो आप मेरे साथ ध्यान से पढ़िएगा, एक एक कंसेप्ट को नोट करिएगा। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है, क्योंकि अगर हम थ्योरी ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे उससे हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, और जब कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो क्वेश्चन करने में तो अलग ही मजा आएगा। तो करें स्टार्ट। चलिए, निकालिए अपना कॉपी और पेन और मेरे साथ साथ सारी इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करते हुए चलिए। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल। देखिए बेटा, हमने 11th क्लास में अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटर का क्या मतलब? जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ओनर होता है, वो ही बिजनेस को मैनेज करता है, वो ही बिजनेस के सारे प्रॉफिट और लॉस को बियर करता है। बट जब हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है तो वी मूव ऑन द पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप की तरफ मूव ऑन करते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में क्या क्या लिमिट्स होती है, क्या लाइबिलिटीज होती है, पार्टनर की क्या ड्यूटीज होती हैं, वो सारी चीजें हमने पिछली वीडियोस में सीख ली है। पर अब जब हमें अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रोथ करना हो तो वी कैन फॉर्म द कंपनी। हम क्या बना सकते हैं? कंपनी बना सकते हैं। अब सर, ये कंपनी क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया, जब हमें अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना हो, बहुत ज्यादा उसमें अमाउंट इन्वेस्ट करना हो, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होती है? क्राउड फंडिंग चाहिए होती है। यानी हम लोगों से पैसा लेते हैं, लोगों को इंप्रेस करते हैं, आकर्षित करते हैं कि वो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे, और उस पैसे से हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, अपने कंपनी को चलाते हैं, और उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के बीच में हम डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं। देखो, एक ही मैंने छोटा सा फंडा बताया है आपको कंपनी के बारे में। क्या होती है कंपनी, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, टर्म वाइज पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे। पर आप कंपनी का मीनिंग समझिए कि कंपनी क्या है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अगर हम कंपनी की डेफिनेशन देखें तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देखो, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मींस आपकी हमारी तरह कंपनी एक इमेजिनरी पर्सन है। ये गॉड क्रिएटेड पर्सन नहीं है। देखो, हमें किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है। पर कंपनी को किसने बनाया है? कंपनी को हम लोगों ने बनाया है। इट इज ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मींस क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग। पर कैसे बनाया? इसको गवर्न करा जाता है अंडर द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी किसके द्वारा बनाई जाती है? कौन से लॉ के द्वारा बनाई जाती है? कंपनी एक्ट 2013। जैसे हमने पार्टनरशिप में क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप का जो एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम पार्टनरशिप को रन करते हैं। उसी तरीके से कंपनी को भी रन करने के लिए कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट 2013 होता है। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे थे हम? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ कौन सा? कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, हैविंग सेपरेट एंटिटी, हैविंग सेपरेट एंटिटी।
देखो कंपनी की अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है, अभी हम इसका मीनिंग समझते हैं, विद परपेचुअल सक्सेशन, विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। देखो अब इस कंपनी की ये एक एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम लगाइए मेरे साथ ताकि आपको ये चीजें समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। मैंने क्या बोला है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी अपना एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ, लॉ के द्वारा क्रिएट करी जाती है, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, कंपनी की अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है। देखो कंपनी के आपने नाम सुने होंगे, रिलायंस ग्रुप, टाटा कंपनी, ये सुना है ना। अब ये टाटा कंपनी की एक अपनी अलग पहचान है, रिलायंस ग्रुप की अपनी एक अलग पहचान है। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, इनकी अपनी एक अलग से पहचान है, विद परपेचुअल सक्सेशन। अब देखो पार्टनरशिप में हमने क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप जो है कैन बी डिजॉल्व बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ एन ए पार्टनर, डेथ ऑफ एन ए पार्टनर, हमने पढ़ा था। तो बट पार्ट जो कंपनी है, कंपनी हमेशा कंपनी एक्ट के द्वारा ही जन्म लेती है और कंपनी एक्ट के द्वारा ही इसको खत्म किया जा सकता है। यहाँ पे मेंबर आते हैं और जाते हैं, पर पार्टनरशिप अपनी कभी भी सॉरी कंपनी कभी भी अफेक्ट नहीं होती। एंड इट हैज अ कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्या है, एक इंपॉर्टेंट स्टैंप विच इज अफिक्स ऑन द एवरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाई जाती है। देखो कभी भी आपको किसी को कोई प्रूफ देना है तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने साइन करवाने पड़ते हैं। अब कंपनी कैसे साइन करेगी, कंपनी को साइन करने के लिए उसकी अपनी एक कॉमन सील होती है, अपनी एक स्टैंप होती है। तो हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। क्लियर। जब हमें अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना हो, जब हमें अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना हो तो हमें लोगों को उसमें जोड़ना पड़ता है, इसके लिए हमें कंपनी बनानी पड़ती है। और कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ, मींस कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा बनाया जाता है। कंपनी की अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है और ये अपने मेंबर से अफेक्ट नहीं होती। इसका कोई भी मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, डेथ हो जाए किसी भी मेंबर की, तो उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी रेगुलर मोड पे चलती रहती है एंड इट हैज अ कॉमन सील। अगर हम अपनी इन सारी डेफिनेशंस को ध्यान से देखें तो कंपनी की क्या फीचर्स आती हैं, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, ये अपने मेंबर से अलग होती है। ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन है कि अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए, किसी भी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो भी कंपनी चलती ही रहती है। थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटीज, एवरी मेंबर इज लाइबल एक्सटेंड टू हिट्स शेयर, हर मेंबर अपने शेयर तक ही कंपनी के लिए लायबल होता है। एक पर्सन ने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है सिर्फ उसी अमाउंट तक वो कंपनी के रिस्क फैक्टर में इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि अगर इंसॉल्वेंसी हो जाए तो पार्टनर के प्राइवेट एसेट्स को बेचकर फर्म के डेब्ट्स को पे किया जाता है, बट यहां पर प्राइवेट एसेट्स को नहीं बेचा जाता। फोर्थ, कॉमन सील, हर इंपॉर्टेंट पेपर पे कंपनी की जो होती है एक इंपॉर्टेंट स्टैंप होती है, यानी स्टैंप का मतलब कंपनी के अपने साइन होते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आप देखो पार्टनरशिप में अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक सारे पार्टनर्स एग्री ना हो जाए, बट यहां पर कंपनी में एवरी शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन, अनदर पर्सन के फेवर में अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप, मैनेजमेंट और ऑनरशिप दो डिफरेंट बॉडी होती है। देखो एक कंपनी के
जिस पर्सन के पास बहुत ज्यादा शेयर्स है, जैसे टाटा कंपनी किसकी है? रतन टाटा की। रतन टाटा उसका ऑनर है, बट उसकी मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चलाई जाती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन चुनता है? कंपनी अपने मेंबर से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करती है। क्लियर? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि कंपनी किसे कहते हैं और कंपनी के फीचर्स किसे कहते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है शेयर्स। सर ये शेयर्स क्या है? अय्या, शेयर्स की ये स्पेलिंग गलत टाइप हो गई है, SHARE, शेयर। सर ये शेयर क्या होता है? देखो शेयर का मतलब क्या होता है, अगर मान के चलो मुझे एक कंपनी को स्टैंड करने के लिए 10 करोड़ रुपीस की जरूरत है। कितने करोड़ रुपीस की जरूरत है? 10 करोड़ रुपीस की जरूरत है। अब मैंने इसको क्या करा, 10 करोड़ रुपीस को स्मॉल फ्रैक्शन, एक वैल्यू जिसकी एक स्मॉल यूनिट जिसकी वैल्यू 10 या मान के चलो 100 है, उसमें डिवाइड कर दिया। तो ईच फ्रैक्शन इज कॉल्ड, ईच फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड शेयर। दोबारा ध्यान से समझिए, मैंने शेयर को क्या समझाया है कि शेयर की टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी is divided into small fraction, small denomination। ठीक है, जैसे मुझे कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए मेरी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 10 करोड़ रुपीज है। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया स्मॉल फ्रैक्शन 10 रुपीज, या चलो 100 रुपीज ले लो, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 10 लाख शेयर्स। ठीक है, अब ये 10 लाख जो है ये शेयर्स है, यानी ईच डिनोमिनेशन, ईच फ्रैक्शनल पार्ट, ईच फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड शेयर। हर फ्रैक्शनल पार्ट को हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। होल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल डिनोमिनेशन एंड ईच डिनोमिनेशन, ईच फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड द शेयर। यानी स्मॉल यूनिट ऑफ द कैपिटल इज नॉन एज द शेयर। अब शेयर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। शेयर जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। पहली कैटेगरी होती है इक्विटी शेयर, पहली कैटेगरी क्या है? इक्विटी शेयर। और दूसरी कैटेगरी क्या है? प्रेफरेंस शेयर। सर ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वैसे तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द इक्विटी शेयर एंड व्हाट इज मीन्ड बाय द प्रेफरेंस शेयर, फिर भी हम एक एक करके सारी चीजें डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आता है प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रेफरेंस शेयर? नाम में क्या आ रहा है सर इसका? प्रेफरेंस, जिसमें दो इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस दी जाए वो इक्विटी के मुकाबले। देखो प्रेफरेंस शेयर इज अ शेयर विच है द टू प्रेफरेंशियल राइट्स, जिसके दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट राइट है कि जब भी डिविडेंड दिया जाएगा, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ राइट टू गेट द डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड देने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे करना पड़ेगा। ठीक है, राइट टू गेट डिविडेंड फर्स्ट या बिफोर डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। समझ में आया ये वर्ड? क्लियर? और दूसरा क्या है? दूसरा है इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद हो रही हो, इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को पहले रिटर्न मिलेगा। यानी रिटर्न ऑफ द कैपिटल इज
पेड बिफोर द रिटर्न पेड टू ऑन द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, उसे सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल लौटाई जाएगी, उसे हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमने क्या पढ़ा प्रेफरेंस शेयर्स में? सबसे पहले पढ़ा दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर्स पे एक फिक्स परसेंटेज डिविडेंड पे किया जाएगा। दूसरा केस क्या पढ़ा है मैंने? इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद हो रही है, दे हैव अ राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर डेट ऑफ इक्विटी। इक्विटी से पहले आपको आपके कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल लौटाई जाएगी। क्लियर? अब सर इक्विटी किसे कहते हैं? जी, इक्विटी का मतलब विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर? यहां पर जो डिविडेंड पे होगा, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स आर पेड ओनली व्हेन प्रॉफिट आर लेफ्ट आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव बीन पेड। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करा जाएगा, उसके बाद जब प्रॉफिट बचता है तो उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। क्लियर? दूसरा क्या है? इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद हो रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिटर्न्ड ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर इज रिटर्न्ड इन फुल। समझ में आ गया? क्या समझा? प्रेफरेंस जिसमें दो प्रेफरेंशियल राइट है, सबसे पहले उनको डिविडेंड मिलता है इक्विटी से पहले, कंपनी बंद होने की सिचुएशन में इक्विटी से पहले उनकी कैपिटल को लौटाया जाता है। और इक्विटी में हमने क्या पढ़ा कि जिसमें डिविडेंड बाद में मिलता है, ठीक है, जो प्रेफरेंस नहीं होते, जिसमें डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स के बाद मिलता है, और कंपनी जब बंद हो रही हो तो आप इक्विटी शेयर्स पे आपको कैपिटल बाद में लौटाई जाती है, पहले प्रेफरेंस शेयर पे लौटाई जाती है। क्लियर? कंफर्म? देखो ये थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, थोड़ा सा हो सकता है आज की क्लास बोरिंग लगे, बट अगर आज की क्लास को आपने ज्यादा ध्यान से समझा तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल पॉइंट होगा, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत ज्यादा मतलब आपके क्वेश्चंस को करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। जब थ्योरी होती है, जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है। फिर आते हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। सर ये टॉपिक आपके लिए बहुत ध्यान से आपको समझना है। डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, देखो टर्मिनोलॉजीज अगर आप समझोगे तो आप कंपनी की बैलेंस शीट को बहुत इजीली बना सकते हो। अगर हम काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं, सबसे पहले आती है ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल which can be raised by issue of shares by company during its lifetime। देखो मैंने क्या लिखा है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल विच कैन बी रेज्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। वो मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में अपने शेयर्स को इश्यू करके रेज कर सकती है पब्लिक से, उसे हम कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। इट इज स्टेटेड इन एमओए, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में ये मेंशन होती है। इट इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती है, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर भी। तो ऑथोराइज्ड का मीनिंग समझ में आया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कंपनी विच कैन बी रेज्ड ड्यूरिंग द which can be raised by issuing the shares during its lifetime। जब अब कंपनी अपने
पूरी लाइफ में जितने शेयर्स इशू कर सकती है, जितनी कैपिटल रेज कर सकती है, उसे हम ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। और इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आता है। क्लियर। दूसरा पार्ट आता है इशूड कैपिटल। अब देखो मैंने क्या बोला कि मान के चलिए एक कंपनी है, हमें अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, उसके लिए हमें 1 करोड़ अमाउंट चाहिए, 1 करोड़ रुपीज। ठीक है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो इसका मतलब हमें कितने शेयर्स इशू करने हैं? 10 लाख शेयर्स जो है ये हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। 10 लाख शेयर्स जो है ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ठीक है। एक कंपनी पूरे लाइफ टाइम में 1 करोड़ रुपीज को रेज कर सकती है, ये उसने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। ठीक है। और ये आपके लिए क्या कहलाई? ऑथोराइज्ड कैपिटल। सेकंड आता है इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होता है? पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल which a company offered to public for subscription, which a company offered to public for subscription। और इशूड कैपिटल क्या है? ऑथोराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो एक कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है कि वो हमसे ये शेयर्स खरीद सकती है, उसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल। अब मैंने क्या बोला है? पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, यानी मे बी लेस और इक्वल टू ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल के इक्वल भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, बट ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। नेवर एक्सीड देन ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। समझ में आया ये पॉइंट? क्लियर है ये? कंफर्म। तो इशूड कैपिटल आपने क्या पढ़ा कि इट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, it is a part of authorized capital which a company offered to the public for the subscription। पहला हमने क्या पढ़ा? ऑथोराइज्ड कैपिटल। दूसरा हमने क्या पढ़ा? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल नेवर बी मोर देन ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये इक्वल तो हो सकती है पर उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब मान के चलो हमारा प्रीवियस एग्जांपल क्या था कि हमारे 10 लाख शेयर्स जो है ऑथोराइज्ड कैपिटल है। अब उसमें से हमने 10 लाख में से मान के चलिए 1 लाख शेयर्स जो है कंपनी को इशू करे हैं। 1 लाख के शेयर्स हमने पब्लिक को इनवाइट किया है कि वो 1 लाख के शेयर्स हमसे खरीद सकती है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब आपकी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ऑथोराइज्ड कैपिटल सॉरी इशूड कैपिटल जो है वो 10 लाख हो जाएगी। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है? 1 करोड़। इशूड कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपीज, क्योंकि आपने अभी इतना ही लोगों से मंगवाया है। ठीक है, लोगों को इनवाइट किया। तीसरा होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? इट इज कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। देखो सबसे पहले कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर करवाया कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कि वो 1 करोड़ रुपीस जो उसकी है ऑथोराइज्ड कैपिटल है। अब उसने उसमें से 10 लाख रुपीस के शेयर्स यानी 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच उसने लोगों को इनवाइट करा, ऑफर करी। अब उसमें से एक्चुअली में लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ध्यान से समझिएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। जो पब्लिक ने सब्सक्राइब्ड करे हैं उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं एंड नेवर बी एक्सीड देन
नेवर बी एक्सीड देन इशूड कैपिटल, ये इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकते। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि एक कंपनी की 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 1 करोड़ रुपीज ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ठीक है। अब उसमें से कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इनवाइट कर रहे हैं और एप्लीकेशन आ जाए आपकी 1,50,000 शेयर्स, 1,50,000 शेयर्स, आपके पास ऑथोराइज्ड शेयर्स कितने हैं? 10 लाख शेयर्स, इशूड कितने करे थे? 1 लाख शेयर्स, पर एप्लीकेशन आई 1,50,000। क्या कंपनी 1,50,000 के शेयर्स इशू कर सकती है? क्योंकि ऑथोराइज कैपिटल तो 10 लाख है। बेशक उसने इनवाइट किया हो 1 लाख, नहीं, इसका आंसर क्या है? नहीं। एक कंपनी जितना इशूड करती है उससे ज्यादा सब्सक्राइब्ड कैपिटल नहीं हो सकती। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आने में हम क्या करेंगे, ये सारी सिचुएशन हम धीरे धीरे आने वाले टॉपिक्स में समझेंगे कि ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। उस सिचुएशन में हम क्वेश्चंस को कैसे ट्रीट करेंगे वो धीरे धीरे हम सारी चीजें समझेंगे। पर फिलहाल अभी हम समझ रहे हैं कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक और इट नेवर बी एक्सीड देन इशूड कैपिटल, ये इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है आपका, सब्सक्राइब्ड कैपिटल आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती है। एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। इनके मीनिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे कंपनी की तो वहां पे ये टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा यूज होती है। एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का मतलब क्या होता है, विच सेटिस्फाई टू कंडीशन साइमल्टेनियसली, दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए। विच सेटिस्फाई टू कंडीशंस, बहुत तरह कंडीशन, जो दो कंडीशन मैं बता रहा हूं दोनों अगर सेटिस्फाइड होती है, ठीक है, तो उसे हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एंटायर अमाउंट, एंटायर अमाउंट इज कॉल्ड बाय कंपनी, इज कॉल्ड बाय कंपनी, कंपनी ने सारा अमाउंट जो है पूरा अमाउंट कॉल्ड अप कर लिया है। कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपीज, 10 रुपीज वैल्यू थी ना। अब कंपनी ने जो शेयर्स इश्यू करे 1 लाख शेयर्स, उस पे पूरे 10 रुपीज अगर कंपनी ने मंगवा लिए, सबसे पहला पॉइंट ये है एंटायर अमाउंट इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी, कंपनी ने पूरा अमाउंट मंगवा लिया। और दूसरा क्या है, एंटायर अमाउंट इज आल्सो रिसीव्ड बाय द शेयर, बाय द कंपनी एंड आल्सो रिसीव्ड बाय कंपनी। देखो मैंने दो वर्ड्स यूज करे हैं, दो टर्म्स। पहली टर्म क्या है, एंटायर अमाउंट इज कॉल्ड बाय द कंपनी एंड आल्सो रिसीव्ड बाय द कंपनी, और शेयर होल्डर से वो अमाउंट रिसीव्ड भी कर लिया, उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। वो शेयर्स जिसपे कंपनी ने पूरा अमाउंट कॉल्ड अप किया और रिसीव भी कर लिया, उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो दूसरी टर्मिनोलॉजीज क्या है सर? दूसरी टर्मिनोलॉजीज है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, यानी विच या तो क्या होगा, एंटायर अमाउंट इज नॉट कॉल्ड बाय कंपनी, या एंटायर अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी, या ये दोनों ही कंडीशन हो सकती है। मैंने देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड के लिए क्या बताया, एंटायर अमाउंट रिसीव कॉल्ड अप भी होना चाहिए और रिसीव्ड भी होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी कंडीशन ब्रीच हो जाए या दोनों कंडीशन ब्रीच हो जाए तो उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। मतलब अभी कंपनी ने 10 रुपीज का शेयर इश्यू तो किया,
पर उसमें से अभी सिर्फ कंपनी ने 8 रुपए ही मंगवाए है, 2 रुपए की फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं मंगवाई, तो वो शेयर्स होते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, कंपनी ने पूरे 10 रुपीज मंगवाए पर उसमें से कुछ शेयर होल्डर ने अभी अपना अमाउंट पे नहीं किया, तो जिन शेयर होल्डर ने अमाउंट पे नहीं किया उसे कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। या कंपनी ने पूरा अमाउंट नहीं मंगवाया और उसमें से भी कुछ शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो ये भी आपके लिए सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड होगा। तो आपको ये तीनों टर्मिनोलॉजीज क्लियर है। पहली ऑथोराइज कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल which a company can raise by the issue of shares during its lifetime। दूसरा हमने पढ़ा issued capital, part of authorized capital which is offered to the public for subscription। तीसरा हमने पढ़ा which is actual subscribed capital which is actually subscribed by the public। और subscribed में हमने दो कंडीशन पढ़ी, subscribed and fully paid, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का मतलब एंटायर अमाउंट इज कॉल्ड एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी, और इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन ब्रीच होती है या दोनों कंडीशन ब्रीच होती है तो उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कि द अमाउंट विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी, द अमाउंट विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी, वो अमाउंट जो कंपनी ने कॉल्ड अप कर लिया, कंपनी ने शेयर होल्डर से मंगवा लिया है, उसे हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, मान के चलिए हमने क्या पढ़ा, 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, बट कंपनी कॉल्ड अप ओनली ₹8 पर शेयर। तो इसका मतलब कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख इंटू 8 रुपीज, डेट इज इक्वल टू 8 लाख रुपीज। ये आपके लिए होगी कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल विच इज कॉल्ड बाय द शेयर होल्डर, बाय द कंपनी। ठीक है, दूसरा क्या है, पेड अप कैपिटल। पेड अप का मतलब क्या है, अमाउंट रिसीव्ड बाय, अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी। कंपनी ने कितना अमाउंट रिसीव्ड किया, अभी हमने क्या कहा, 1 लाख शेयर्स में से हमने पर शेयर 8 रुपीज मंगवाए। अगर कंपनी ने पूरा अमाउंट रिसीव्ड कर लिया तो पेड अप कैपिटल भी आपकी 8 लाख रुपीज हो जाएगी। बट अभी इसमें से कुछ शेयर होल्डर ने अमाउंट पे नहीं किया, मान के चलिए 1000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने 2 रुपीज की कॉल पे नहीं करी, तो हमारे कॉल्ड अप कैपिटल कितने था, 8 लाख। कॉल्ड अप कैपिटल कितना था, 8 लाख। उसमें से कितने पर्सन ने पे नहीं किया, 1000 शेयर्स ने 2 रुपीज पे नहीं करे, तो इसका मतलब ये हो गया 7,98,000 शेयर्स। ये वाले आपके लिए अमाउंट होगा पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल। ठीक है, और जो ये 2000 जो अमाउंट पे नहीं किया, दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। इसको हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या हुआ, द अमाउंट विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने तो कॉल्ड अप करी बट डिड नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने अभी ये अमाउंट पे नहीं किया, उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। समझ में आया, amount called by the company but not paid by the shareholder is known as the calls in arrear। लिख भी देता हूं आपके लिए, amount called by company but not paid by shareholder। ठीक है, जैसे हमारे ये एग्जांपल हमने लिया था कि 8 लाख रुपीज हमारे लिए क्या हो गई, कॉल्ड अप कैपिटल। अभी हमने इतना मंगवाया, ठीक है, और 2000 रुपीज अभी शेयर होल्डर ने पे नहीं किए, कॉल्स इन एरियर, तो पेड अप कैपिटल कितनी होगी, 7,98,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म।
चलिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से समझने। देखो, पहला वर्ड है रिजर्व कैपिटल। पहला वर्ड क्या है? रिजर्व कैपिटल। और सेकंड वर्ड है कैपिटल रिजर्व। दिखने में एक जैसे लगते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ध्यान से समझिए। रिजर्व कैपिटल क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल। इट इज पार्ट ऑफ द कैपिटल। ये कैपिटल का वो पार्ट है जो एक स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा पास किया जाता है। इट इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होएगी, जब कंपनी बंद होएगी, वाइंडिंग अप के केस में ही हम शेयर होल्डर से ये अमाउंट मंगवाएंगे, उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है, क्लियर? मैंने क्या बोला? इट इज अ पार्ट, it is part of share capital which can be called, which can be called in या at the time, at time of वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। इसके लिए कंपनी एक रिजोल्यूशन पास करती है। ठीक है, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है। मान के चलो, जो मैंने पॉइंट अभी आपको ऊपर बोला कि 1 लाख का शेयर्स था, 10 रुपीज के शेयर्स, बट कंपनी के एक रिजोल्यूशन पास कर लिया कि वो 2 रुपीज जो है वो सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में ही मंगवाएगी, तो उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। वो कैपिटल जो कंपनी रिजर्व कर देती है। ठीक है, और जब भी कंपनी रिजर्व कैपिटल मेंटेन करती है तो ये वाले शेयर्स आपके लिए सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में इंक्लूड किए जाते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। दूसरा पॉइंट क्या है? कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व क्या है? इट इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड, which is created out of the capital gain, out of capital gain। जो रिजर्व आपके कैपिटल प्रॉफिट से ही क्रिएट किए जाते हैं एंड नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये डिविडेंड के तौर पे ये प्रॉफिट बांटा नहीं जाता, यानी ये कंपनी का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, ये कंपनी का वो प्रॉफिट होता है जो कैपिटल गेन के कारण, किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के कारण जो क्रिएट होता है। वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या है? जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हुआ, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स हुआ, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, प्रॉफिट्स है। यहाँ पे आप इस अमाउंट को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये वो अमाउंट, ये वो प्रॉफिट है जो आपके कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करता है। तो आपने दोनों मीनिंग्स ध्यान से समझने हैं, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, रिजर्व कैपिटल मैंने क्या बताया? इट इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, uncalled capital which cannot be called up except in the event of winding up of company। जब आपकी कंपनी बंद हो रही हो तभी आप ये अमाउंट मंगवाओगे, उससे पहले ये अमाउंट नहीं मंगवा सकते। दूसरा क्या है? कैपिटल रिजर्व। इट इज दैट पार्ट ऑफ रिजर्व विच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये प्रॉफिट का वो पार्ट है जो जिससे हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्रिएशन के लिए इट इज एन अनकॉल्ड कैपिटल। ये अनकॉल्ड कैपिटल होती है। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व हमेशा कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। अगर हम नेसेसिटीज की बात करें तो रिजर्व कैपिटल जो मेंटेन करना नेसेसरी नहीं होता, बट अगर कंपनी को कभी भी कैपिटल प्रॉफिट होता है तो उसके लिए हमें कैपिटल रिजर्व को मेंटेन करना पड़ता है। रिजोल्यूशन, रिजर्व कैपिटल के लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, बट कैपिटल रिजर्व के लिए कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं होता। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें
तो बैलेंस शीट में रिजर्व कैपिटल डिस्क्लोज नहीं होता। कैसे डिस्क्लोज करते हैं? ये सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। जबकि कैपिटल रिजर्व में आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के शेयर होल्डर फंड्स के अंदर रिजर्व्स एंड कैपिटल में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये अमाउंट अलग से शो होता है। इसको हम कब यूज कर सकते हैं रिजर्व कैपिटल को? सिर्फ वाइंडिंग अप ऑफ केस, जब कंपनी बंद हो रही है तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। जबकि कैपिटल रिजर्व हम कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, बोनस शेयर्स को इश्यू करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर कंपनी क्या होती है, कंपनी की क्या फीचर्स होती है, कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, शेयर्स का मीनिंग क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स कौन कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं, इक्विटीज में कौन से राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। उसके अलावा हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल किसे कहते हैं, इशूड कैपिटल किसे कहते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसे कहते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। फिर हमने पढ़ा कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्स इन एरिया। लास्ट में हमने पढ़ा रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत ध्यान से थ्योरी में समझना है। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो इसका प्रैक्टिकल पॉइंट है वो स्टार्ट करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश अदर देन कैश। बहुत मजा आने वाला है, बहुत जल्दी, सिर्फ 6-7 क्लास में ये पूरा चैप्टर पूरा डिटेल्स के साथ खत्म हो जाएगा। बस आपको मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।